हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह पर्यावरण का टॉपिक है और पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। तो दोस्तों, यह अनुमानित प्रश्न है जो कि यूपी टेट में आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रश्न ही आते हैं यूपी टेट में और बहुत महत्वपूर्ण होगा, और यह यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम डैश डैश में पारित किया गया। तो सन 1966 में, 1976 में, 1986 में और 1996 में। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, जो पर्यावरण अधिनियम सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था यह 1986 में हुआ था, ठीक ना। 1986 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया। देखिए पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया। तो पहले स्कूली शिक्षा में पर्यावरण को नहीं पढ़ाया जाता था, उसका पाठ्यक्रम नहीं था, लेकिन उसको कब जोड़ा गया यह आपको बताना है। 1965 में, 1978 में, 1975 में, 1970 में। तो पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जब जोड़ा गया था तो वह कब जोड़ा गया था, 1970 में जोड़ा गया था स्कूली पाठ्यक्रम में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा को स्कूली, क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समकक्ष विचारणीय विषय था। इसमें से कौन सा ऑप्शन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समकक्ष विचारणीय विषय था। क्या विषय था। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, मानव पर्यावरण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वह जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, 1972 में उसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो उसका विचारणीय विषय क्या था, तो पर्यावरण संरक्षण, ठीक ना। उसका विषय था पर्यावरण संरक्षण। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और 1973 में पर्यावरण संरक्षण, 1973 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ, यहाँ पे पाठ्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ यह आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम जो कार्यक्रम था वह कब प्रारंभ किया गया था। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें 1975, ठीक ना, 1975 से होगा जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1975 में। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह सबसे आसान क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है यह आपको बताना है। जो पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। यह कथन आपको बताना है किसका है। तो ट्रांसले का है, हर्शकोविट्स का है, डगलस का है, E.S. रॉस का है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का हर्शकोविट्स का यह कथन था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2018 की थीम निर्धारित की गई। यह देखिए 2018 की थीम निर्धारित की गई थी। तो यह देखिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपसे। 2018 की यहाँ पे बात कर रहा है आपसे, 2019 की भी पूछ सकता है, 23 की भी पूछ सकता है, 22 की भी पूछ सकता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18 की थीम थी तो लर्निंग टू रियलीज
रिलीज एजुकेशन प्रोमिस। तो यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, वन संरक्षण से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। मृदा प्रदूषण का कारण है, मृदा प्रदूषण का कारण है भूरक्षण, गहरी कृषि, वृक्षारोपण, उर्वरकों का प्रयोग। तो मृदा प्रदूषण का कारण है, आपको बताना है। तो मृदा प्रदूषण का क्या कारण है? तो देखिए, जो मृदा प्रदूषण का, वह गहरी कृषि की वजह से यह जो हो रहा है, कृषि में अलग अलग तरह के उर्वरकों का प्रयोग, यहाँ पे उसकी गहरी कृषि मतलब गहराई से ज़्यादा खोदा जाता है, तो इसका कारण ये है। ठीक ना। ऑप्शन इसमें आप लोग जरूर बताइएगा, इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। देखिए, उर्वरकों का प्रयोग भी हो सकता है, गहरी कृषि से भी हो सकता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा, इसमें दोनों आप लोग लगा सकते हैं। ठीक ना। लेकिन आप लोग इसमें जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा यही होना चाहिए। ठीक ना। उर्वरकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग जो है, यही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय है। प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय है, आपको बताना, वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, परिवार कल्याण। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो यह सबसे अच्छा उपाय है, जो कि वृक्षारोपण को के माध्यम से हम लोग प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए, प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है, कैसे हो सकती है? सामान्य शिक्षा द्वारा, सामाजिक शिक्षा द्वारा, स्त्री शिक्षा द्वारा, पर्यावरण शिक्षा द्वारा। तो प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है। प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो यह पर्यावरण शिक्षा द्वारा। ठीक ना। पर्यावरण का जितना शिक्षा मतलब शिक्षित होगा, पर्यावरण के बारे में जितनी जानकारी होगी, उससे प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह है, जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह है, तो क्या है? समान शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, स्त्री शिक्षा। तो अभी बताएं, यह क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा है। ठीक ना। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा पर्यावरण की समस्या हल हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। उसी क्वेश्चन को अगले मतलब अलग तरीके से पूछा है। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, यह पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस किस प्रकार धरती की रक्षा करती है? वायुमंडल में ओजोन गैस किस प्रकार धरती की रक्षा करती है, आपको बताना है। सांस लेने के लिए आवश्यक है, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक सकती है, ध्वनि तरंगों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वायुमंडल में ओजोन गैस किस प्रकार धरती की रक्षा करती है? तो वो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं पृथ्वी पर आने से उसको रोकती है। ठीक ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डालने वाली गैस कही जाती है? तो सबसे गंभीर प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी कही जाती है? मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डालती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ऑक्सीजन,
ओजोन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ओजोन सही होगा, ठीक ना। जो ओजोन है यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य उद्देश्य है, स्रोत है, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र तल, वर्षा का जल, पर्यावरण, हरे पेड़ पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसमें से सबसे अच्छा स्रोत है हरे पेड़ पौधे, ठीक ना, हरे पेड़ पौधे जो कि सबसे अच्छा प्रकृति में ऑक्सीजन का स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस का सांद्रण सर्वाधिक मात्रा में है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस का सांद्रण सर्वाधिक मात्रा में? ऑक्सीजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, नाइट्रोजन गैस का, ओजोन गैस का। तो वायुमंडल में कौन सी गैस का सांद्रण सर्वाधिक मात्रा में है? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वायुमंडल में आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गैस है नाइट्रोजन, 78%, ठीक ना। तो 78% नाइट्रोजन है वातावरण में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक खतरनाक है? अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक खतरनाक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कौन सी गैस है जो अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक खतरनाक है? इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो कि अम्ल वर्षा होता है तो इसमें कौन सा गैस है आपको बताना है। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सबसे अम्ल वर्षा होती है इसी की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक, क्वेश्चन रिपीट हो गया, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? डेसिबल किसे मापने की इकाई है? गहराई को मापने की, ध्वनि की तीव्रता को मापने की, तापमान को मापने की, वायु दाब मापने की। तो डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डेसिबल यह ध्वनि की मापने की इकाई है, ध्वनि की मापने की इकाई है जो कि उसकी तीव्रता को मापता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण अवनयन अपकर्ष से अभिप्राय है। तो पर्यावरण अवनयन से अभिप्राय क्या है? पर्यावरणीय गुणों का खतरनाक रूप से निम्नीकरण होना, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन लाना, परिस्थिति की असंतुलन की स्थिति का दीर्घदर्शक होना, उपरोक्त में से सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह सभी है, ठीक ना, सभी हैं जो कि पर्यावरण अवनमन से अभिप्राय करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। जो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है स्थापित कहाँ पे? ओस्लो में, स्टॉकहोम में, कोपेनहेगन में, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है ओस्लो में, ठीक ना, यह ओस्लो में, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित देशों में कौन सा देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? अम्लीय वर्षा से दुष्प्रभावित है। चीन है, जापान है, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो कौन सा देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे दुष्प्रभावित देश है वह नॉर्वे है, ठीक है, जो अम्लीय वर्षा से प्रभावित है, नॉर्वे। निम्नांकित रोगों में से कौन सा रोग जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है? आर्सेनिक की बहुलता के कारण अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, त्वचा रोग, मंदाग्नि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, पर्यावरण अध्ययन लेखक इराक भरूचा, पृष्ठ संख्या यहाँ पे जो अध्ययन लेखक है इराक भरूचा है, ठीक ना, आप लोग इनको याद रखिएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह त्वचा कैंसर से, ठीक ना, त्वचा कैंसर है, आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। टाइगर स्टेट का गौरव
निम्नांकित राज्यों में से भारत के किस एक राज्य को प्राप्त है? तो टाइगर स्टेट का गौरव निम्नांकित राज्यों में से भारत के किस राज्य को प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, उत्तराखंड को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह मध्य प्रदेश है, जो कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा गला सही, जुबान नहीं चल रही है उतनी अच्छी, ठीक ना, तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी तल का लगभग 71% भाग ढका हुआ है। तो 71% भाग किससे ढका है? भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से। तो पृथ्वी तल का 71% भाग ढका हुआ है किससे, आपको बताना है। तो यह सबसे अधिक जो ढका है 71% बात कर रहा है, तो यह जल से ढका है, ठीक ना। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। तो यह सबसे ज़्यादा जल संकट का कारण है नगरीकरण जो हो रहे हैं, उसका सबसे कारण यह है नगरीकरण, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग का क सही है। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसमें हम लोग का कौन सा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह वन महोत्सव 1 जुलाई से 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, ठीक ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, 1 जुलाई से को, ठीक। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप के ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली को, इक्वाडोर के कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को, अंटार्कटिका के माउंट एरबुस ज्वालामुखी को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो वह कहा जाता है इक्वाडोर के कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को कहा जाता है। इक्वाडोर के कोटोपैक्सी के ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।